स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का बुक जियोग्राफी और जिसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये सारे के सारे नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं और मैं बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ। तो जितने भी मेरे पास नोट्स हैं मैं उसी से आप लोगों को कराऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी के सभी मैंने पहले लिख लिए हैं। तो आप लोग बस ये क्लास देख लीजिए और इससे आप चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं और चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। इसी के साथ अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है पहला चैप्टर जो है वो हमारा सौर मंडल में पृथ्वी है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, तो पूर्णिमा कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं और नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं और टोटल के जो बीच में गैप होता है वो कितने दिनों का होता है, तो ये जो होता है वो 14 दिनों का गैप होता है। ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे अब यहाँ पे है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में देखें तो रात के समय अगर आप लोग आसमान में देखते हैं और जितने भी चीज आपको दिखते हैं, ठीक है, जितने भी चीज वो सभी के सभी क्या है, तो खगोलीय पिंड कहलाती है। इसमें आपका सूर्य भी आ जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएगा तथा ग्रह जो है खगो कुछ भी हो जाए उल्का पिंड, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो सभी के सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे, अब देखेंगे कि तारा किसे कहते हैं। तारा तो हम लोग जानते हैं कि आसमान में रात के समय जब दिखता है वही तारा होता है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा आपको इस तरह से लिखना है, किस तरह से, कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार, ठीक है, बड़े आकार वाले तथा क्या होते हैं, गर्म होते हैं, यह गैसों से बने होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं और इसके पास अपनी उष्मा एवं क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो तारा कहते हैं। समझ गए। एक बार और पढ़ देता हूं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यह गैसों से बने होते हैं और इसके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश, यानी उसके अंदर से जो गर्मी निकलती है उसे उष्मा कह सकते हैं और प्रकाश होते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और यही सब लक्षण क्या चीज में देखने को मिलता है, तो हमारे सूर्य में देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विविध तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें क्या कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल का परिभाषा है आपका, कि रात में आसमान की ओर देखते समय तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे विविध आप चाहे तो लिख सकते हैं, या बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। और सिंपल से वर्ड में आप इसे एक लाइन में परिभाषित करना चाहे नक्षत्र मंडल को, तो आप इतना लिख सकते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसी प्रकार का क्या है, अर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहा जाता है, ये क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 7 तारों का समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। ये क्या है, तो ये अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मतलब उत्तरी तारा, उत्तर की तरफ रात में आप देखेंगे तो आपको एक तारा दिखेगा, उसे क्या उत्तरी तारा भी कहते हैं, वो उत्तर दिशा में दिखता है और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। अब यहाँ से देखेंगे कि ग्रह की परिभाषा क्या है। ठीक है, हम लोगों ने तारे का परिभाषा देख लिया और तारे का परिभाषा अगर आप लोगों को याद हो तो आप ग्रह का परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे ग्रह का परिभाषा याद हो तो आप तारे का परिभाषा लिख सकते हैं। तारे ग्रह का क्या परिभाषा है कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना उष्मा एवं प्रकाश क्या होता है, तो उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं या ग्रह कहलाते हैं। एक बार और पढ़ देता हूं कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा होता है,
सॉरी नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ग्रह, ग्रह के बारे में अब देखेंगे। ग्रह क्या है, तो ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, प्लेनेटाई से बना है। और प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है, तो परिभ्रामक होता है। परिभ्रामक मतलब क्या होता है, तो चारों ओर घूमने वाला। इसे एक बार और आप लोग देख लीजिए, ग्रह, ग्रह प्लेनेट, इंग्लिश में इसे प्लेनेट कहते हैं। और ये किससे, तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है, तो प्लेनेटाई का मतलब, जो ग्रीक भाषा का प्लेनेटाई है, उसका मतलब होता है कि परिभ्रामक। और परिभ्रामक का मतलब क्या होता है, तो चारों ओर घूमने वाला। अब यहाँ पर नोट में देख लेते हैं कि बृहस्पति, बृहस्पति और शनि और यूरेनस, ये तीनों है ना, इसके चारों ओर क्या होते हैं, तो छल्ले हैं। मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने तो सुना होगा कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। कुछ भाइयों ने सुना होगा कि आ, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के अनुसार है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक डायग्राम है, तो सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है हमारा, तो बुध आता है। बुध के बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, मंगल ग्रह, फिर क्षुध ग्रह की पट्टी बीच में आ जाती है, यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुध ग्रह की पट्टी आ जाती है। और बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो नेपच्यून है हमारा। यानी टोटल कितने ग्रह है, तो टोटल आपके पास 8 ग्रह है पढ़ने के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा, पहले सूर्य आ जाएगा, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बाद आप लोग रुक जाइएगा, फिर याद कर लीजिएगा क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी कितनी है। सूर्य के को अगर आधार मान के ग्रहों की दूरी बताए निकाली जाए तो वो कितनी है, तो बुध ग्रह की दूरी सूर्य से कितनी है, 58 मिलियन है। ठीक है, शुक्र ग्रह की कितनी, 108 मिलियन। पृथ्वी की 150 मिलियन है। मंगल ग्रह की 228 मिलियन है। ठीक है, बृहस्पति की 778 मिलियन, बृहस्पति की 778 मिलियन, शनि के 1427 मिलियन, 1427 मिलियन। और यूरेनस का कितना है, तो 2869 मिलियन, 2869 मिलियन। और इसी के साथ नेपच्यून का अगर आप लोग याद रखना चाहें तो ये 4496। इसे आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो नेपच्यून को तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसे बांग्लादेश की, भारत की जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी दूरी कितनी, 4096 है। और नेपच्यून की कितनी है, आप ट्रिक बना सकते हो कुछ भी, वैसे मैं बता रहा हूँ, नेपच्यून की 4496 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल ग्रह तथा बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में स्थित है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सभी ग्रहों को एक एक करके देखेंगे। पहला बुध ग्रह है। बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते थे, बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। परिक्रमण गति कितनी है, तो इसकी परिक्रमण गति कितना, 88 दिन है। परिक्रमण गति कितना है इसका, 88 दिन। और घूर्णन गति कितना, घूर्णन गति जो है वो 59 डेज है। ठीक है, 59 डेज यानी 59 दिन है। ठीक है, उसके बाद शुक्र ग्रह को देखते हैं। शुक्र ग्रह की परिक्रमण गति कितना है, तो शुक्र ग्रह की परिक्रमण गति 255 दिन है। घूर्णन गति कितना है, 243 दिन है। इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक घूर्णन गति पूछिए किस ग्रह की है, तो वो क्षुद्र ग्रह, शुक्र ग्रह की ही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी आता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। परिक्रमण गति इसका 365 दिन है। आप लोग जैसे पता हो, ये करेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 365 दिन को ही आधार माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ घंटे रह जाते हैं जो 4 साल के बाद एक दिन ऐड करके जोड़ दिया जाता है, जैसा कि फरवरी में, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का परिक्रमण गति 365 दिन, घूर्णन गति 1 दिन होता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल ग्रह को देखें तो मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं। परिक्रमण गति कितनी, तो 687 दिन है। परिक्रमण गति 687 दिन। और घूर्णन गति जो है इसका भी एक ही दिन है। और चंद्रमा की संख्या इसके पास 2 चंद्रमा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह को देखेंगे। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। परिक्रमण गति कितना है, तो इसका परिक्रमण गति लगभग में 12 साल है। आप करेक्ट डाटा याद करना चाहें तो 11 साल हो गया, 11 महीने आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे जहाँ तक कि बहुत जगह होता है कि लगभग 12 साल दिया जाता है, ये एनसीईआरटी का डाटा है कि 11 साल 11 महीने।
तो इसे लगभग में 12 साल कह सकते हैं। और घूर्णन गति लगभग 10 घंटे भी बोल सकते हैं, नहीं तो करेक्ट डाटा है 9 घंटा 56 मिनट। ठीक है, चंद्रमा की संख्या 95 है। और इसी के साथ बहुत सारे भाइयों को डाउट होगा कि बृहस्पति की चंद्रमा की संख्या कम है या ज़्यादा है, तो आप लोग रियल डाटा देख लीजिएगा, ये हमेशा चेंज होता रहता है बृहस्पति और शनि का, और हमेशा कुछ न कुछ डाटा चेंज होता रहता है चंद्रमा की संख्या। तो आप लोग रियल वैल्यू आप गूगल करके लिख लीजिएगा। इसी के साथ शनि शनि को सैटर्न भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे इसकी परिक्रमण गति कहते हैं 29 साल 5 महीना है। परिक्रमण गति 29 साल 5 महीना। और घूर्णन गति की बात करें तो 10 घंटा 40 मिनट तक ये पृथ्वी के चारों ओर सॉरी ये अपने अक्ष पे घूमती है 10 घंटा 40 मिनट। ठीक है, और चंद्रमा की संख्या क्या है, तो इसके हिसाब से जो है चंद्रमा की संख्या फिलहाल में 146 था। ये रियल करेक्ट डाटा नहीं है, आप इसे भी देख लीजिएगा। यूरेनस की बात करते हैं, यूरेनस को इंग्लिश में यूरेनस ही बोला जाता है। परिक्रमण गति कितना है, तो 84 साल। ये 84 साल में एक चक्र पूरा करता है सूर्य के चारों ओर। और इसका घूर्णन गति कितना है, तो 17 घंटा 14 मिनट। ठीक है, 17 घंटा 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी 28 है। ठीक है, नेपच्यून की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून को नेपच्यून ही बोला जाता है। इसका परिक्रमण गति 164 साल है। और घूर्णन गति 16 घंटा 7 मिनट। और चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो 13 है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सूर्य के बाद जो ग्रह की स्थिति है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल पे आकर आपको रुक जाना है बोले थे, क्योंकि बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी आई थी। यानी याद रखिएगा, सूर्य के बाद और बृहस्पति से पहले यानी क्षुद्र ग्रह से पहले जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये सूर्य से क्या है, तो बहुत नजदीक है। ठीक है, सूर्य से नजदीक है। और ये क्या चीज से बने, तो ये सब जो है ये चारों ग्रह चट्टानों से बने हैं। उसके बाद की बात कर ले, क्षुद्र ग्रह की बात के बाद, तो बृहस्पति शनि और यूरेनस और नेपच्यून, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बड़े आकार के हैं। बात कर ले कि ये क्या चीज से बना है, तो ये गैस तथा तरल पदार्थ से बने हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, अब देखते हैं पॉइंट वाइज। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध तथा सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। ठीक है, तो सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। और सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो सबसे जो अंतिम ग्रह है हमारा वो है नेपच्यून। ठीक है, सर्वाधिक धीमी परिक्रमण गति, यानी वो कौन सा ग्रह है जो बहुत धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो है नेपच्यून। ठीक है, सर्वाधिक तेज परिक्रमण गति वो कौन सा ग्रह है, इसे आप लोग हम अभी आपको नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं कि वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, तो वो है बुध ग्रह। ठीक है, सर्वाधिक घूर्णन गति। ठीक है, सर्वाधिक घूर्णन गति किसका है, ये मतलब सबसे ज्यादा घूर्णन गति किसका है, तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सर्वाधिक घूर्णन गति किसका है, तो शुक्र ग्रह का है। ये क्या करता है, ये आपको पता होगा 243 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है। और ये बृहस्पति ग्रह जो 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूमता है, जिसे मैंने बोला था कि लगभग 10 घंटे, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है, तो लगभग में 8 मिनट लगता है। और इसे सेकेंड में बात करें तो 500 सेकेंड में बताया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में। ग्रह के बाद देखते हैं, ग्रह के बाद क्या आता है, तो ग्रह के बाद जो है ग्रह से मिलकर सौरमंडल बनता है। सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगा बनता है। और आकाशगंगा से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, आकाशगंगा क्या है, अब यहाँ से पूछ देगा कि आकाशगंगा क्या है, तो तारों का विशाल समूह है। ठीक है, तारों के विशाल समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और हमारा आकाशगंगा कौन है, तो मिल्की वे, जिसे दुर्ग मेघना भी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य से नजदीक देखेंगे कि सूर्य से नजदीक क्या है, तो सूर्य से नजदीक में ग्रह में कौन है, तो ग्रह में बुध है। और उपग्रह में चंद्रमा है। ठीक है, उपग्रह में चंद्रमा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 4 पॉइंट दिया हुआ है। मेन जो यहाँ पे है वो आपका जियो है। ठीक है, अब मतलब जियो प्लस में आप जितने भी यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, इसे जोड़ लेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो इसे जियो में आप ग्राफी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जियोलॉजी का मतलब होता है कि पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जियोलॉजी का मतलब होता है कि पृथ्वी
पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, इसी के साथ ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन होता है, और जियोआइड का मतलब क्या होता है, जियोआइड का मतलब होता है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। दोस्त इसी के साथ हमारा जो पहला आज का टॉपिक था वो समाप्त होता है, और अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अब दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको ये नोट्स अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट एक प्यारा सा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी।